नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। छत्तीसगढ़ में कोरोना के नए स्ट्रेन से बचने के लिए खास तैयारी की गई है और रायपुर में एम्स में 330 बेड की व्यवस्था की गई। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी पूरी जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि भारत में कोरोना के नए स्वरूप मिलने पर इनको चिन्हित करने की जरूरत है और साथ ही इसके फैलने की क्षमता 60% ज्यादा है, लेकिन अभी कोई चिंता की बात नहीं है। वैज्ञानिक जानकारी अभी नहीं आई है। खासकर विदेश से आने जाने वाले लोगों को और ज्यादा निगरानी रखने की जरूरत है, यानी कि उन लोगों पर पूरी तरह से संज्ञान बनाने की और नजर रखने की जरूरत है। चिन्हांकित करने की ही सबसे पहले जवाबदारी है कि नए केस हैं, ये ज्यादा फैलने की इसकी क्षमता है इस वायरस की। 56%, 60% ज्यादा ऐसे भी जो वायरस था वो तेजी से फैलता है और ये जो स्ट्रेन आया है ये और तेजी से फैलता है। तो उसके आगे अभी कोई बहुत चिंता की बात हो कि ज्यादा घातक है, ऐसी वैज्ञानिक कोई जानकारी नहीं आई है। ये जरूर है जानकारी कि इसका फैलने का जो प्रवृत्ति इसकी है ये पुराने वायरस से भी तेज है। तो उस हद तक खास करके विदेश से आने वाले लोगों पे अब और ज्यादा निगरानी रखने की जरूरत है, चाहे वो ब्रिटेन से आ रहे हों, चाहे यूरोप से भी आ रहे हों। इन सब के ऊपर भारत सरकार को इनकी जानकारियां हम लोगों को, राज्यों को उपलब्ध करा देनी चाहिए, ताकि न केवल यूके के अलावा यूके से लगे हुए जो देश हैं, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, यूरोप के अन्य देश हो गए, जहां इंग्लैंड से लोगों का आना जाना रहा है और आसानी से आना जाना डेली लगा रहता है। समुद्र के नीचे से टनल है, बगल में 1 घंटे से कम में एक देश से दूसरे देश वहां पहुंच जाते हैं, सैलानी हैं। तो भारत सरकार को चाहिए कि यूके के साथ अन्य देशों से भी जो लोग आ रहे हैं इनकी स्क्रीनिंग चालू कर देनी चाहिए। तो छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने सफलता के 2 साल पूरे कर लिए हैं। राज्य में किसानों, आदिवासियों और आम लोगों को लेकर यहां के उद्योगों के लिए भूपेश सरकार ने जो कुछ भी किया है उसका डंका दिल्ली तक बजा है और यही वजह है कि देश के सभी राज्यों से अधिक पुरस्कार छत्तीसगढ़ की झोली में आए हैं। इस पर रिपोर्ट देखिए। भूपेश सरकार की नई औद्योगिक क्रांति नीति ने भी छत्तीसगढ़ को नया आयाम दिया। राज्य की क्रांतिकारी औद्योगिक नीति के तहत एथेनॉल प्लांट को बढ़ावा देने के साथ ही कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों, इलेक्ट्रिक उपकरणों, वाहन निर्माण इकाइयों, बैटरी निर्माण और मरम्मत की इकाइयों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। स्पंज आयरन और उद्योगों में 60 से लेकर 150 की सीमा तक छूट दी जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति से पूरे राज्य में नए उद्योग लगने की एक लहर चली है। बड़े पैमाने पर नए उद्योग लग रहे हैं। इन उद्योगों में नौजवानों को रोजगार मिलेगा, राज्य का औद्योगिक विकास होगा, राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नीतियों का परिणाम है जो आज छत्तीसगढ़ कृषि क्षेत्र में विकास के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र में भी विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। नई औद्योगिक नीति में जो सुविधाएं दी गई हैं उद्योगों को, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने तो केंद्र सरकार को पत्र लिखा है कि माओवादी समस्या के समाधान के लिए बस्तर में जो लोहे के उद्योग लगने जा रहे हैं उन लोहे के उद्योगों को रियायती दरों पर छत्तीसगढ़ का लौह अयस्क उपलब्ध कराया जाए। परिवहन की लागत भी कम होगी, इससे वे कंपटीशन कर सकेंगे। विश्व बाजार में छत्तीसगढ़ का लौह उद्योग चुनौती देगा और एक ताकत बन के उभरेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सकारात्मक नीतियों का पूरे राज्य में और पूरे देश में स्वागत हो रहा है। पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति को लेकर प्रदेश में नए उद्योग लगने की लहर चल रही है। इन उद्योगों से नौजवानों को रोजगार मिलेंगे। कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन में जब देश की आर्थिक गतिविधि 0 चल रही थी, तब छत्तीसगढ़ ने सर्वाधिक 27 लाख टन स्टील का उत्पादन किया है। कोरोना को देखते हुए औद्योगिक भूमि पर भू आवंटन के 60% तक यहां छूट दी गई। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि औद्योगिक भूमि पर भू आवंटन में 60% तक आपको रियायत दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट।
कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र सरकार को घेरते हुए राज्य के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। धान के उठाव को लेकर मंत्री ने कहा कि किसानों के हितों की बात करने वाली केंद्र सरकार अब राज्य सरकार को वह उकसाना और अरावा का कोटा नहीं दे पा रही है, यानी कि उसना और अरावा का कोटा नहीं दे पा रही है। और ये भी आपको बताते चले कि जिसके कारण धान उठावे में दिक्कत भी यहां पर लोगों को पेश आ रही है। ये तो नहीं कह सकते, लेकिन ये बड़ी लापरवाही है कि धान खरीदी के समय कोई भी जान लेगा। और ये तो केंद्र सरकार में बहुत ज्यादा जानकारी रखने वाले और अपने आप को बुद्धिमान भी मानते हैं कि हम देश के हित में काम कर रहे हैं, किसानों के हित में काम कर रहे हैं। ये कैसा किसानों के हित में काम करना है कि आप राज्य सरकार को अरवा कितना और उसना कितना का कोटा है ये नहीं बता पा रहे। ये जो उठाव में दिक्कत आ रही है, ये मुख्य रूप से जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और मंत्रीगणों से भी पूछा तो यही बात सामने आई कि अगर हमको ये नहीं मालूम है कि अरवा कितना लेंगे और उसना कितना लेंगे तो किस मिल में हम कितना धान भेजें, और उस मिल में उतना धान नहीं भेजेंगे तो हमको फिर केंद्रीय भंडार में भेजना पड़ेगा, तो खर्चे ट्रांसपोर्टेशन के लग रहे हैं। तो दिल्ली की सरकार में बैठे हुए जो हमारे मंत्रीगण हैं और जो अधिकारी हैं, क्या इतनी सी बात भी नहीं समझ सकते? आप भार बढ़ा रहे हो, आप उसके ऊपर खर्चा बढ़ा रहे हो, जब ये व्यवस्था है कि समिति जहां पर खरीदी हो रही है वहां से मिल में भेजा जा सकता है, और मिल में इसलिए नहीं भेजा जा सक रहा है कि आप ये नहीं कह पा रहे हो कि उसना और अरवा का कोटा कितना है। 60,000 लाख टन की बात आई कि आपने ये तो कह दिया, और यहाँ के भाजपा के साथियों ने भी कहा कि देखिए इतनी मंजूरी हो गई, लेकिन उस मंजूरी के बाद आप ये नहीं अगर बताओगे कि कितना उसना और कितना अरवा, तो उठाव कैसे होगा, मिलिंग कैसे होगी? मैं तो सबसे पहले इसको अक्षमता और लापरवाही मानूंगा कि ये निर्णय लेने की अक्षमता है। जब आपने कह दिया तो देश के किसानों के साथ या किसी के राज्य के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार जिसको कहते हैं, ये सोचना तो मैं चाहूंगा कि भले वो कारण हो लेकिन आखिरी में सोचा जाए। पहली बात यह है कि आपकी क्षमता नहीं है, आप निर्णय नहीं ले पाते कि जीएसटी कैसे करना, लोन लेना कि नहीं लेना, कितना राशि देना, आप अन्य मुद्दों पे सोच नहीं पाते अच्छे से। तो क्या ये आपके सोचने के अभाव का एक और परिणाम सामने आ रहा है कि आप इतना तक नहीं बता पा रहे कि तो गरियाबंद जिला मुख्यालय में आज उस वक्त माहौल गर्म हो गया जब किसानों को उनके द्वारा समितियों में बेचे गए धान की राशि नहीं दी जा रही थी, और 3-4 दिनों से लगातार किसान बैंक का चक्कर काट रहे थे, जिस पर आज भी उन्हें राशि नहीं मिलने के बाद किसान खासा नाराज दिखे। जिसके बाद नेशनल हाईवे में प्रदर्शन कर वर्तमान राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर अपना विरोध जताया गया। वहीं किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और किसानों को समझाने का प्रयास किया गया। वो चर्चा के बाद किसानों को देर शाम यहां भुगतान करना प्रारंभ किया गया। वहीं मौके पर पहुंचे गरियाबंद एसडीएम ने बताया कि लगातार 3 दिनों तक छुट्टी होने की वजह से कैश की कमी यहां पर बनी थी और दोपहर में बैंक में राशि पहुंची है, जिसके बाद किसानों को भुगतान किए जा रहे हैं। इसके अलावा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए काउंटर बढ़ाने की भी बात कही गई। कि हम लोग भी नहीं भैया इतना नहीं हो सकता है तो आप लोग जा सकते हो कि दूसरे दिन आना, अब तक कैसे चलेगा? हम लोग जब तक कलेक्टर तक आएंगे नहीं, हमारे पास होगा नहीं, हम लोग हड़ताल तोड़ेंगे। ऐसे ही रास्ता जाम रखेंगे आप लोग? किसान का कोई बात नहीं। किसान जो है सुबह से लाइन में लगे हुए हैं और उनको नगद आहरण नहीं हो पा रहा है करके, इसी कारण और जो बैंक द्वारा व्यवस्था है वो पर्याप्त नहीं थी, इस कारण किसान आक्रोशित हो रहे थे। चक्का जाम जैसी स्थिति निर्मित हुई थी लेकिन हुई नहीं है। अभी समझाइश दे दी गई है और जो बैंक के नोडल हैं सीसीबी, उनके द्वारा जानकारी मिली है कि कैश अभी आ गया है और प्लानिंग कर लिया गया है और जो जितने भी किसान आए हैं सभी को राशि वितरित कर दी जाएगी। बार-बार यही स्थिति जी, इसके लिए एक ठोस प्लान बनाने के लिए निर्देशित किया गया है। शाम को हम लोग फिर बैठेंगे नोडल और ब्रांच मैनेजर के साथ ताकि ये स्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो। सुबह 6 बजे से किसान आते हैं, रात को 8 बजे तक के रहना पड़ता है। जी, इसी के लिए शाम में एक बार हम लोग बैठेंगे और प्लानिंग करेंगे ताकि स्थिति दोबारा निर्मित ना हो। चक्का जाम के पहले ये सब बैठना और ये सब प्लानिंग और ये सब नहीं होना चाहिए? जी, एक्चुअली हुआ था, नोडल के द्वारा जानकारी दी गई, कैश की कमी हो गई है एक्चुअल में। तो वैन जो है अभी पहुंची है दोपहर में, क्योंकि अभी 3 दिन छुट्टी हो गया था, फ्राइडे सैटरडे संडे, इस कारण नहीं पहुंच पाई थी। अभी पैसा पहुंच गया है और वितरित कर दिया जाएगा। डेफिनेटली हम लोग पूरा प्रयास करेंगे ऐसी स्थिति ना हो
और इसके लिए जो काउंटर हैं हमारे कैश काउंटर उनको बढ़ाएंगे और जो राशि कम पड़ जा रहा है बोल रहे हैं उसको पहले से प्लानिंग कर लें ताकि राशि कम ना पड़े। तो बारदाने की कमी और उठाव ना होने से जिले के कुछ खरीदी केंद्रों में खरीदी बंद हो गई है, जिसके चलते आज की तारीख में टोकन को काटकर बैठे हुए किसान खरीदी केंद्रों के आगे बेबस नजर आए। सुबह से ही खरीदी केंद्रों के सामने किसानों द्वारा लगाई गई धान गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें जो है वो देखी गई है। वहीं इस पूरे मामले पर विपणन अधिकारी ने बताया कि जिले में अब तक 3,60,000 क्विंटल धान मिलर्स द्वारा यहां पर उठाया जा चुका है, जिसके साथ ही 2 लाख क्विंटल का टीओ काटा जा चुका है, जबकि जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो नए साल के शुरुआती चरण में ही धान खरीदी बंद होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। के लिए आए थे कोई अधिकारी, यहाँ किसान लोग भटका खा करके भाग रहे हैं, न बारदाना मंगा रहे हैं, कुछ नहीं है। और अपने बारदाना में जो बोलते हैं किसान लोग को यहाँ से खरीद कर बारदाना देंगे, बारदाना मिल भी नहीं रहा है, पुराना मिल रहा है। उसके बाद किसान लोग को घुमा रहे हैं इन लोग सब। कितने किसान वापस हो गए अभी? कम से कम 200 किसान वापस हो चुका है यहाँ से। अच्छा, धान खरीदी प्रभारी का क्या कहना है? कोई नहीं है यहाँ, कोई नहीं है। सुबह से यहाँ कोई अधिकारी नहीं है, न कोई वर्कर है, चपरासी है। धान ऐसी पड़ा है, धान ऐसे पड़ा है। वर्तमान में धान खरीदी 17,44,000 खरीदी की जा चुकी है, जिसमें का मिलर को हम 3,60,000 क्विंटल प्रदाय कर चुके हैं। इसके साथ ही अभी टीओ के माध्यम से ट्रांसपोर्ट ऑर्डर हम 2 लाख क्विंटल का जारी कर चुके हैं। इस प्रकार से हमारा टोटल उठाव लगभग 30% के आसपास है और लगातार बढ़ाया जा रहा है। वर्तमान में हमारे जिले में 2 संग्रहण केंद्र लोरमी और हथकेरा चलाया जा रहा है। इसके साथ ही बिलासपुर जिले के भरनी भाठा और कल से सेमरताल खुल जाएगा तो और हमारा उठाव बढ़ेगा। इसके साथ ही हमको बिल्हा और रायपुर जिला के तिल्दा संग्रहण केंद्र जैसे ही चालू होगा तो निश्चित रूप से और उठाव बढ़ेगा। अभी ट्रांसपोर्टर के माध्यम से लगभग 80 से 90 गाड़ी लगाया जा रहा है और जैसे ही अन्य संग्रहण केंद्र खुल जाएगा तो हमारा टारगेट है कि 200 प्लस गाड़ी चलाने का टारगेट है, ताकि उपार्जन केंद्र जल्द से जल्द परिवहन हो और इसके साथ ही सुचारू रूप से धान खरीदी संचालित हो जाए। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्र हित से जुड़े हुए कई मुद्दों को साथ लेकर रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय का घेराव करने पर बड़ी संख्या में यहां एबीवीपी के छात्र निकले। कार्यकर्ता और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की भी हुई और पुलिस ने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को रोकने की पूरी व्यवस्था कर रखी थी। और अभावित प्रांत मंत्री शुभम जायसवाल ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार विश्वविद्यालय के गलत निर्णय व छात्रों के हितों की अनदेखी के खिलाफ आवाज उठाती आई है। और शुभम ने आरोप लगाया है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र की मांगों को नजरअंदाज करते हुए तानाशाही जो रवैया है वो दिखाने की कोशिश की है। यानी कि तानाशाही रवैया जो प्रशासन की तरफ से अपनाया जा रहा है उसके खिलाफ आज यहां धरना प्रदर्शन किया गया। तो गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में अन्य राज्यों की मदिरा परिवहन और बिक्री के विरोध अभियान चलाकर आबकारी विभाग की ओर से लगातार कार्यवाही की जा रही है। वहीं बस्ती बगरा में छापेमारी के दौरान आबकारी विभाग ने 5 पेटी अवैध शराब बरामद की, जिसे बेचने के लिए घर में छुपा कर रखा गया था। मध्य प्रदेश की निर्मित शराब बेचने के आरोप में एक व्यक्ति को आबकारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया। तो बस्तर कलेक्टर रजत बंसल और पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने बस्तर जिले के सीमावर्ती उड़ीसा राज्य से आने वाले धान की अवैध परिवहन को रोकने यानी सोमवार को रात यहां 10 बजे जिले की सीमा पर लगे हुए अंतर्राष्ट्रीय नाकाओं को इसका पूरी तरह से जो नाके लगाए गए थे उसका निरीक्षण किया गया। और इस दौरान उन्होंने धनपुंजी रेलवे क्रॉसिंग के पास चौकवाड़ा और भेजा पदर जांच चौकियों का भी निरीक्षण किया। एसडीएम मरकाम को ड्यूटी में अनुपस्थित अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। और इस निरीक्षण दौरे में सहायक कलेक्टर सुश्री रैना जमील और एसडीएम जीआर मरकाम सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए JK24/7 न्यूज के साथ।